IBN 7 हौसला है। सरहद से समंदर तक जारी है पाक की नापाक हरकत। अब ये कोरशाली यहाँ पर आके गिरा है। नए साल की दस्तक के साथ ही सरहद से समंदर तक नए सिरे से शुरू हुई नापाक हरकत। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना ने की कायराना हरकत। सरहद पर बसे गांवों को बनाया निशाना। सर्दी की रात में बेगुनाहों पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। सरहद पर हर कहीं बिखरे पड़े हैं पाकिस्तानी नफरत के निशान। सुधरता नहीं दिख रहा पाकिस्तान। सरहद के अलावा समंदर से भी रची साजिश। साजिश एक और 26/11 की साजिश, भारत में मासूमों का खून बहाने की। लेकिन अब हम नहीं खाएंगे धोखा। अब और कारगिल नहीं, अब और 26/11 नहीं, अब और संसद हमला नहीं, अब और मुंबई नहीं, अब और दिल्ली नहीं, अब और बेंगलोर नहीं। बस बहुत हो चुका। अब और नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, बहुत किया बर्दाश्त, अब देंगे मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और मैं इस वक्त खड़ा हूं सांबा सेक्टर के आखिरी गांव गलाड़ में। इंडिया 9 बजे का ये खास बुलेटिन हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे आखिरी गांव गलाड़ से। जम्मू से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। नए साल की दस्तक के साथ ही पाक सेना की नापाक हरकत शुरू हो गई। बीएसएफ चौकियों को तो छोड़िए, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। शुक्रवार रात और आज दिन में पाकिस्तान की तरफ से मोटार शेल और तोपों में इस्तेमाल होने वाले गोले दागे जा रहे हैं। इस गोलाबारी में एक महिला की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। तो वहीं पाकिस्तान की इस फायरिंग का भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा है। जम्मू से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। नए साल की दस्तक के साथ ही पाक फौज की नापाक हरकत शुरू हो गई। बीएसएफ चौकियों को तो छोड़िए, लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। शुक्रवार रात और आज दिन में पाक फौज ने हैवी मोर्टार शेल और तोप में इस्तेमाल होने वाले गोले दागे हैं। इस गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। भारतीय जवानों ने भी इस नापाक फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में पाक रेंजर्स का एक और जवान मारा गया है। तो वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा है। सांबा, हीरानगर, कठुआ, तंगधार, जम्मू में भारत पाक सीमा से सटे ये वो इलाके हैं जहां पाकिस्तानी फौज ने जबरदस्त फायरिंग की। पाक फौज ने बीएसएफ की 13 चौकियों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस फायरिंग में भारतीय फौज के 2 जवान शहीद हो गए। दोनों जवान कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में तैनात थे। बीएसएफ के जवानों ने भी पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर जमकर फायरिंग की। इस जवाबी कार्रवाई में पाक रेंजर्स का एक जवान मारा गया। शाम को देर शाम से कोई 6:30 बजे शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। तो उसके बाद ये 4 बजे तक चलती रही। दोनों तरफ से मॉर्टर चले हैं, इधर से भी रिटेलिएशन हुई है। तो यहाँ से इस दहशत से काफ़ी लोग यहाँ से माइग्रेशन हो गए। कम से कम इस वक्त तक 150-200 के करीब चले गए। इस सिलसिले में हमने माइग्रेशन के लिए, यहाँ के लोगों की फैसिलिटी के लिए पुलिस की गाड़ियाँ भी हमने लगाई हैं। वो शायद आपने रास्ते में देखी होंगी। तो उसके साथ साथ सिविल गाड़ियों से भी लोग जा रहे हैं। अभी भी ये सिलसिला जारी है। तो यहाँ पर कुछ घर भी डैमेज हुए हैं। सुरक्षा बलों की चौकियों के साथ साथ पाक फौजों ने सीमा से सटे रिहायशी इलाकों में भी जमकर गोलीबारी की। पाक फौज की इस फायरिंग में सांबा सेक्टर में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है जबकि करीब 10 गांव वाले जख्मी हुए हैं। गांव दर गांव, मकान दर मकान पाकिस्तान फौज की नापाक फायरिंग के निशान बिखरे हुए हैं। पूरी रात को फायरिंग होती रही। कल से फायरिंग चल रही है जी, कल दिन से फायरिंग चल रही है जी। कल दिन को भी फायरिंग हुआ, रात को भी बहुत फायरिंग हुआ। बहुत नुकसान हुआ हमारा गांव का, गलाड़ का। इस बीच जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ बड़ी संख्या में पाक फौजियों की मूवमेंट देखी जा रही है।
शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की हजारों गाड़ियों की मूवमेंट देखी गई। पाकिस्तान ने रामगढ़, सांबा, आरएसपुरा और अखनूर सेक्टर के उस पार अपनी मूवमेंट तेज की है। सियालकोट के सबसे बड़े गांव सैदाबाली में पाक आर्मी की सैकड़ों गाड़ियां मूव हुई हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक पूरे इलाके में पाक फौज की 2 बड़ी रेजिमेंट के साथ सेना की कई टुकड़ियां पहुंची हैं। जानकारों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में कोहरे और बर्फबारी का फायदा उठाकर पाकिस्तान बड़ी तादाद में आतंकियों की घुसपैठ कराता है, लेकिन इस बार भारतीय फौज और बीएसएफ की चौकसी के चलते पाकिस्तान के मंसूबे नाकाम होते रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इसी से बौखलाकर पाकिस्तान अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, ताकि इस फायरिंग की आड़ लेकर आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसाया जा सके। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। पाक फौजों ने जम्मू से सटे सांबा और हीरानगर सेक्टरों में बेतहाशा फायरिंग की। इस नापाक फायरिंग के निशान सरहदी गांवों की दीवारों पर साफ देखे जा सकते हैं। गोलाबारी की असली तस्वीरें दिखाने के लिए IBN 7 की टीम सबसे पहले सीमा से सटे आखिरी गांव गलाड में पहुंची। इस गांव के लोग बेहद दहशत में हैं और उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का। अभी भी फायरिंग वहां से शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के लोग जो हैं वो घरों से देखिए कैसे सामान उठाकर यहाँ से भाग रहे हैं। गोलियों से छलनी दीवारें, जगह जगह बिखरे मोर्टार और शेल, जान बचाकर भागते लोग। ये तस्वीर है सामा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे आखिरी गांव गलाड की। गांव की हर दीवार चीख चीख कर हमारे पड़ोसी मुल्क की बेहयाई की कहानी सुना रही है। गांव वालों के मुताबिक शुक्रवार की सर्द रात जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी पूरा इलाका जबरदस्त गोलीबारी की आवाज से कांप उठा। गांव वाले अपनी जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट ने अभी तक किसी ने कोई पता ही नहीं लिया हमारा आकर के। 2-3 दिन हो गया हमारे को ऐसे दरदार करते हुए। इन्होंने फायरिंग कल से चल रही है और पूरी रात भर फायरिंग चलती रही है, लेकिन मैं पहले सबसे पंगदौर के जो लोग हैं इनका हम बहुत इनके शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें जहां चाय वगैरह का हमारा इंतजाम जहां किया है। शनिवार की सुबह IBN 7 की टीम सामा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे आखिरी गांव गलाड पहुंची। हमारा कैमरा जिधर घूमता तबाही और बर्बादी के निशान नजर आते। अभी हम लोगों से बातचीत ही कर रहे थे कि हमारे पास एक जोरदार धमाका हुआ। पाक फौज की इस नापाक फायरिंग को हमारे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अभी ये बता दें कि ये बिल्कुल आखिरी गांव है और यहाँ पर इस गांव में अभी भी मोटार शेल जो यहाँ गिरा है और लोगों की देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी 1-2 शेल गिरा, उसके बाद लोग दौड़ना शुरू हो गए हैं और यहाँ से अभी शेल वो एक यहाँ पर एक स्कूल टीचर है वहाँ पर आके जो शेल जो गिरा है उसके बाद उनको हॉस्पिटल भेजा है और जहाँ से लोग जो है वो काफी एक शेल यहाँ पर गिरा है। अभी एक शेल यहाँ पर गिरा है। अभी एक और शेल यहाँ पर आके गिरा है। हम जब बता दें हम इस वक्त सांबा के आखिरी गांव गलाड में हैं। नए साल से पहले 31 दिसंबर से ही पाक फौज की फायरिंग जारी है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने कई चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। इस साल पाक फायरिंग में अब तक 3 जवान शहीद हुए हैं। 2014 में पाकिस्तान ने 562 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। इनमें से 410 बार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर और 152 बार नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की गई। 2014 में पाकिस्तान की फायरिंग में 19 लोगों की मौत हुई थी। बीते साल पाकिस्तानी फायरिंग में 5 जवान शहीद हुए जबकि 150 लोग जख्मी हुए। 2013 में पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया। आंकड़े पाक की बेशर्मी की दास्तान बता रहे हैं। भारत सरकार ने लंबे अरसे तक बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की बात की, लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर जाने लगा है तो केंद्र सरकार ने बीएसएफ को हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की छूट दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे आग के गोलों ने सरहदी गांवों में रहने वाले लोगों की दुनिया उजाड़ दी है। आए दिन सीमा पार से होने वाली इस नापाक फायरिंग से बरसों से अमन चैन का जीवन जी रहे लोगों के दिन का चैन और रात की नींद छीन ली है। किसी अनहोनी की आशंका के चलते ये लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में चले गए हैं। देखिए पलायन के दर्द पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सरहद पर हो रही फायरिंग ने हजारों बेगुनाह लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गोलियों से छलनी घर और मौत के खौफ ने लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। सीमा पर बसे गलाड गांव में रहने वाले सूरज सेठी की कुछ दिन पहले ही शादी हुई है।
बीवी के हाथों की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं है, लेकिन मजबूरी के चलते सिर से छत जरूर छूट गई है। बीते 3 दिनों से जारी गोलीबारी के चलते सूरज का पूरा परिवार अपनी जान बचाकर गांव से निकल गया है। तूने भी तो देखा कितना परेशानी है, मकान लोगों के टूट गए, पशु मार गए, आदमी बहुत जख्मी हुए इधर। गलाड निवासी किशनलाल की कहानी भी सूरत से अलग नहीं है। किशनलाल का कहना है कि सीमा पार से हो रही गोलीबारी में उनके कई मवेशी मारे गए। किशनलाल का कहना है कि गांव में रहकर जान गंवाने से अच्छा है कि कहीं और जिंदा रहा जाए। हम छोड़ के जा रहे हैं सर, घर बार छोड़ के जा रहे हैं, तो हम काफी परेशान हैं। रात का बहुत गोलाबारी हुआ है, इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। परेशानी हम 3 दिन से लगातार परेशान हैं। क्या पता अब आगे जाके कहाँ ठिकाना मिलेगा, इधर भी परेशान, आगे जाके कौन संभालेगा हमको। बीते 4 दिन से सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग जारी है। इस गोलीबारी में सीमा पर बसे 60 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में गलाड, मानियारी, पानसार, बोबिया, चौलारी, चाचवाल, मांगूचाक, रेगाल, साधो और चाक फाकीरा जैसे गांव शामिल हैं। गोलीबारी से प्रभावित कई गांवों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं कई इलाकों में लोगों ने सेना के बंकरों में शरण ले रखी है। पाकिस्तानी गोलाबारी का आलम यह है कि आप देख सकते हैं सीमावर्ती गांव के घरों में ताले लग चुके हैं। लोग जहां से अपने बच्चों को लेकर निकल चुके हैं। ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी इन लोगों ने कई बार पलायन किया है। इन लोगों की एक ही मांग है कि इन लोगों का कोई परमानेंट हल किया जाए, या तो पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई करें, या फिर इन लोगों के लिए पीछे कोई ऐसा सुरक्षित स्थान बनाएं जहां पर ये बच्चों के साथ जाके रह सकें। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, गाँव गलाड, IBN 7। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से पूरा देश गुस्से में है। आम लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। वहीं खुफिया सूत्रों का कहना है कि घुसपैठ करवाने के इरादे से ही सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है। तो वहीं इस मसले पर सरकार नरमी बरतने के मूड में नहीं है। केंद्र ने BSF को साफ कह दिया है कि जरूरत के मुताबिक फैसला लें और पाकिस्तान की इस नापाक फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दें। यह बात हमारी समझ के परे है कि बार बार इसके बावजूद, जबकि हम अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से दोस्ती के लिए, क्यों सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। और हर बार पाकिस्तान को मात खानी पड़ती है। पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें लगातार जारी दिख रही है। सीज फायर वायलेशन के मामले में हो, इंटरनेशनल बॉर्डर LOC पर हो, या सी बॉर्डर्स के जरिए, सी के जरिए एक इलीगल तरीके से भारत के अंदर घुसने के लिए जो कोशिशें हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान अपने बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया है। एंड द डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर पारिकर टू टेल द डिफेंस authorities, that is the army, that they can retaliate and with full force. So I presume this time the ammunition, the equipment, the material has all been reinforced. उनकी मोटिवेशन है कि अभी ओबामा आने वाले हैं 26 जनवरी को, तो वो घुसपैठिए भेजने की कोशिश, वो भी कहीं खबर है कि 45 घुसपैठिए तैयार बैठे हैं जो अलग अलग 5 ग्रुप बनाकर अंदर आएंगे, या जितने भी ग्रुप बनाने हैं। दूसरा, उन्होंने इलेक्शन को डिसरप्ट करने की कोशिश की। वो जो अटैक हुआ था उड़ी में और एक जो नाकाम हो गया नौगांव में, उसमें भारत का क्या हाथ था? वो तो पाकिस्तानी लोग अंदर आए थे। तो वो जो कुछ भी कहते रहे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो सब समझता है। I think it's a very, very poor reaction. Here in India, we are all wanting to make friends with Pakistan. We want trade, we want economic advancement for both the countries. But it is shocking that Khwaja ji has made such a statement that a 13-year-old girl has been shot by our people, or she died with a shrapnel. What about your 165 children that were killed recently in Peshawar? सरहद के बाद अब बारी है समंदर के रास्ते होने वाली नापाक साजिश की। इस साजिश के बारे में बता रहे हैं मुंबई से मेरे सहयोगी निशात शमसी। शुक्रिया पवन। अब बात करते हैं समंदर पर पाक के नापाक इरादों की। 31 दिसंबर की रात पाकिस्तान से आतंक का सामान लिए एक नहीं बल्कि 2 नाव चली थी। इसे भी कोस्ट गार्ड ने लोकेट कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि कोस्ट गार्ड इस नाव तक पहुंच पाती, वो भारतीय सीमा छोड़कर भाग खड़ी हुई। वहीं एक बार फिर पाकिस्तान अपने नापाक इरादों पर पर्दा डालने में जुटा है। वो भारत पर खुद को बदनाम करने का आरोप लगा रहा है।
आतंकी और आतंक का सामान लादे भारत में खून खराबे के इरादे से भारतीय समंदर में दाखिल हुई ये टेरर बोट अकेली नहीं थी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक 31 दिसंबर की रात एक और बोट नापाक इरादे से भारतीय समंदर में दाखिल हुई थी, लेकिन आगे चल रही इस बोट का जो हश्र हुआ उसे देखते ही उसने तुरंत रास्ता मोड़ लिया और वो वापस पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में दाखिल हो गई। इस बोट को भारतीय समुद्री सीमा से 50 नॉटिकल माइल दूरी पर लोकेट किया गया। भारतीय कोस्ट गार्ड पूरी तरह से अलर्ट हैं और उसका ऑपरेशन जारी है। वैसे हम लोगों ने अभी तक जितना अधिकतम हो सका है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की कोशिश की है, ताकि 26/11 की घटना की पुनरावृत्ति भारत में न हो सके। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि पोरबंदर के करीब खुद को उड़ाने वाली बोट पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत पाकिस्तान की छवि खराब करने के लिए ऐसा झूठा प्रचार कर रहा है। पाकिस्तान कितना भी डिनायल मोड में रहे, जो कि वो हमेशा रहता है, मगर दुनिया सच्चाई जानती है। कराची से वो बोट आ रही थी। कराची में बोट का जांच क्यों नहीं किया गया? कराची में सच्चाई क्यों नहीं उजागर हुआ? कौन उसे बोट को कराची से यहाँ छोड़ा था और बोट में एक्सप्लोजिव्स कैसे थे? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिस प्रश्न के उत्तर से ही ये केस क्लोज, ओपन और क्लोज केस बनता है, बड़ा साधारण केस बनता है। वहीं कोस्ट गार्ड का कहना है कि नाव में सवार लोग मछुआरे नहीं थे, उन्होंने पैंट और टी-शर्ट पहनी थी और जिस तरह से नाव में भीषण आग लगी उससे साफ है कि उस पर विस्फोटक रखे हुए थे। डूबने वाली बोट के मलबे की तलाश जारी है। जनक दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। 26/11 आतंकी हमले जैसी पाकिस्तान की एक और नाकाम कोशिश के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने तमाम समुद्री तटों को अलर्ट कर दिया है। क्विक रिस्पांस टीम को हर वक्त चौकन्ने रहने की हिदायत दी गई है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि एक बार फिर से भारत पर हमला करने के लिए ISI और लश्कर ने श्रीलंका में अपना नया बेस तैयार किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय सीमा में हथियार और बारूद के जखीरे के साथ घुसी पाकिस्तानी बोट के पकड़े जाने के बाद भारतीय समुद्री सीमा पर चौकसी बेहद सख्त कर दी गई है। अलर्ट लेवल को वेरी हाई कर दिया गया है। अहम जगहों के आसपास पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। क्विक रिस्पांस टीम अलर्ट पर है। मिलिट्री इंटेलिजेंस सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक पूर्वी और यहां तक कि दक्षिणी कोस्ट के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ISI ने श्रीलंका में टेरर मॉड्यूल खड़ा किया है, जिसके जरिए खासकर भारत में समुद्र के जरिए आतंक को बढ़ावा देने का प्लान है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद भारतीय एजेंसियों ने अपनी चौकसी जो है पूरी तरह से बढ़ा दी है। इस वक्त भारतीय सीमा में दाखिल होने वाले हर जहाज, हर छोटे नाव तक की गहनता से जांच की जा रही है। उन्हें शक है कि एक बार फिर से समुद्र के इसी रास्ते का इस्तेमाल वो भारतीय सीमा में दाखिल होने के लिए कर सकते हैं। यही वजह है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने मुंबई साउथ की तमाम जो कोस्टल लाइंस हैं, उसके अलावा गोवा और गुजरात के तमाम कोस्टल लाइंस में मौजूद सुरक्षा एजेंसियों को हर वक्त चाक चौबंद रहने की हिदायत दी है। उन्हें शक है कि इसी रास्ते से एक बार फिर लश्कर अपने आतंकियों को भारत में भेजने की कोशिश करेगा। वहीं 31 दिसंबर की घटना के बाद पूरे गुजरात कोस्ट, खासकर सौराष्ट्र के तटीय इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मछुआरों से बातचीत कर उन्हें भी निर्देश दिए जा रहे हैं। किसी भी संदिग्ध हरकत की तुरंत खबर देने की अपील की जा रही है। सागर कवच सुरक्षा का जो हमारा अभिगम है रक्षा करने का, इसी जरिए हमारा जो 3 मरीन पोजीशन है और उस 3 पोजीशन में सारे जो लैंडिंग पॉइंट है वह हमने हमारी पुलिस, हमारा सागर रक्षक दल और GRD को परमानेंट लैंडिंग पॉइंट पर सुरक्षा दे दी है। हमारी 3 चेक पोस्ट पर हमें सब इंस्पेक्टर रख के चेकिंग बढ़ा दिया है। सरहद पार की नापाक कोशिश को हमारे अलर्ट सिपाहियों ने तो रोक लिया, लेकिन जरूरत है कि हमें अपनी चौकसी हर वक्त बेहद चौकन्नी रखनी होगी। हर वक्त तैयार रहना होगा, क्योंकि पाक की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। खुफिया एजेंसी के इस अलर्ट के बाद मुंबई के आसपास के समुद्री तटों की सुरक्षा हाई अलर्ट पर कर दी गई है और 54 ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहां फिलहाल सुरक्षा कमजोर है, लेकिन उसे जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई है। पूरी वारदात के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने देश के तमाम कोस्टल लाइंस को हाई अलर्ट कर दिया है। उन्हें शक है कि एक बार फिर से लश्कर जैसे आतंकी संगठन दोबारा से ठीक इसी तरह की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि दक्षिण से लेकर पश्चिम तक समुद्र के हर किनारे पर पूरी तरह से चौकसी बरतने की हिदायत दी गई है।
उन्हें बताया गया है कि समुद्र में मौजूद जो भी जहाज दिखे उसे रोककर उसकी पूरी तरह से जांच की जा सके ताकि कहीं कोई लूप होल ना छूट सके। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने खास तौर से मुंबई पुलिस को इस बात के लिए आगाह किया है कि मुंबई से सटे 54 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां कभी भी किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। कोई भी किसी वक्त अंदर दाखिल हो सकता है और उन जगहों को फिलहाल तत्काल रूप से बंद किया जाए, वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। यही वजह है कि खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस पूरे मॉनिटर का अध्यक्ष बनाया गया है और वो खुद लगातार इस पूरे एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं। जो बात सबसे ज्यादा जांच एजेंसियों को परेशान कर रही है वो ये कि भारतीय सीमा में अब भी, खास तौर से समुद्री सीमा में अब भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आसानी से अंदर तक जाया जा सकता है और कभी भी सीमा के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि अब जो क्विक रिस्पांस टीम्स है और जो दूसरी एलीट फोर्सेस है उनको हर वक्त चौकन्ने रहने की हिदायत दी गई है। खुफिया एजेंसियों को इस बात की पूरी जानकारी है कि रिपब्लिक डे के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का भारत में दौरा है और उससे पहले लश्कर भारत में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। और हाल के दिनों में जिस तरह से लगातार लश्कर की एक्टिविटी बढ़ी है, जाहिर तौर पर देश पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अर्जुन चिकले के साथ निशात शमसी, मुंबई, IBN7। 31 दिसंबर के बाद आए इस खतरे को देखते हुए समुद्र में जाने वाले तमाम नाविकों को खास हिदायत दी गई है। ऐसे ही एक नाविक से मैंने बातचीत की। हमको जाना पड़ेगा तो आईडी लेके साथ में जाना पड़ेगा, आईडी नहीं होगा तो सीधा पकड़ के अंदर डाल देते हैं। अगर आप लोग समुद्र में जाते हैं तो कभी इस तरह की एक्टिविटी दिखाई देती है कि कोई संदेहास्पद लोग या कोई ऐसी बोट जो बाहर की हो, तो अगर इस तरह की चीजें मिलती है तो फिर क्या करते हैं आप लोग? तो सब चीज़ दिखता है तो हम लोग हाथ नहीं लगाते, हम लोग सीधा अपने रास्ते पे चले जाते हैं। और वो नेवी वाले का सब बोट घूमते ही रहते हैं हमारे आजू बाजू में और पूछते रहेगा कि तुम लोग का क्या डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, दिखाओ पहला खोल के डब्बे में से। हम लोग दिखाएगा फिर हम लोग को छोड़ेगा, नहीं तो तब पहले छोड़ते नहीं है, डायरेक्ट कस्टम ऑफिस में जमा कर देता सीधा। आप लोग भी कभी पाकिस्तान सीमा या दूर तक बॉर्डर लाइन तक जा पाते हैं? कभी चले जाते हैं मछली मारते मारते? नहीं, उतने तक नहीं जाते हम लोग का जो बड़ा नाव वाले रहते हैं ना उन लोग जाते हैं, एक हफ्ते के लिए जाते हैं उन लोग। और उन लोग की भी चेकिंग होती रहती है, कभी किसका आईडी नहीं मिला तो उन लोग को पकड़ के सीधा बोट में लेके आते हैं। बाकी का आईडी वाले होगा ना, जिसका शेड रहेगा ना बोट का शेड, उसको बुलाएगा ऑफिस में, इसका आईडी है, तुमने इसको कैसा चढ़ाया, तो पूछताछ करता है सर। ऐसे आम जो 26/11 आतंकी हमला हुआ था उसके बाद कहा जा रहा था कि जो समुद्र की सीमा है उसमें बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग बढ़ गई है, नेवी कोस्ट गार्ड लोग बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग करते, तो क्या अभी भी ये सारी चीजें चल रही है? अभी भी चालू ही है, सब कुछ चालू है, बोट भी सब घूमते ही रहते हैं, सब चेकिंग वेकिंग सब आज दिन तक चालू ही है सब नरियर में। क्या रूटीन होता है बेसिकली इसमें पूरा? जांच की बात करें तो किस तरह से जांच होती है, कैसे जांच होती है? जांच होता है, ऑयल का डब्बा नहीं, छोटा जो इंजन वाला ओडी बोट रहेगा ना उसमें ऑयल का डब्बा नहीं रखने का, और कोई दारू भी चीज़ कुछ रखने का नहीं, सब सामान बिल्कुल ही मांगता नहीं। तुम्हारे जो गैर कानूनी सामान मिलेगा तो डायरेक्ट अंदर डाल देगा, सीधा डायरेक्ट बोल देते हैं। आप लोगों को भी कोई आई कार्ड दिया गया है? बताया गया था कि कोई खास आई कार्ड दिया गया है कि अगर समुद्र में कोई दिक्कत हो तो वो बता देने के लिए? आई कार्ड दिया है ना। आखिर क्या हुआ था 31 दिसंबर की रात को? कैसे खुफिया एजेंसियों ने एक संदिग्ध बोट को लोकेट किया, कैसे एजेंसी उस बोट तक पहुंची और कैसे उस बोट में शामिल लोगों ने खुद को उड़ा लिया? इस पूरे मामले पर मेरे सहयोगी जनक दवे ने बात की कोस्ट गार्ड के आईजी से। कोस्ट गार्ड के आईजी शिवान साहब हमारे साथ हैं। कुलदीप चौहान जी, सर ये जानना चाहेंगे क्या कुछ स्टेटस अभी तक का है, क्या अभी भी वहां पर पेट्रोलिंग जारी है बरकरार आज के दिन भी? पेट्रोलिंग नॉर्मल कोस्ट गार्ड का जैसा जारी रहता है उसी तरह से जारी है और हमारे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट 24/7 जो नॉर्मल पेट्रोलिंग करते हैं उसी के हिसाब से शिप्स एंड एयरक्राफ्ट और नॉर्मल पेट्रोलिंग हमारा चल रहा है। सर बहुत सारी थ्योरी चल रही है ऑपरेशंस के बाद कि वो एक पेटी स्मगलर्स हो सकते हैं, फिशरमैन नहीं थे तो पेटी स्मगलर पर आतंकवादी नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं है, जो हमने इंटेलिजेंस हमारा जो इनपुट हमें मिला था उसके हिसाब से हमने काम किया है, हमने उसको पकड़ने की कोशिश की है और उसके बाद ये दिस इज जस्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और जो भी सामने आएगा आपको सब पता। एक तरफ ये भी लगाया जाएगा अगर आतंकवादी होते तो निश्चित तौर पे कोस्ट गार्ड को भी डैमेज करने की कोशिश करते, वहां पे कोस्ट गार्ड की शिप को भी डैमेज करते। देखिए ये सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, बहुत जल्दी आपको सब चीजों का पता चलेगा। तो क्या सर कितने लोगों को सर अभी भी वहां पे पेट्रोलिंग में लगाया गया, क्या राजरत्न को वापस लाया जा रहा है वहां? नहीं, नॉर्मल हमारा जो कोस्ट गार्ड का जस्ट पेट्रोलिंग करते हैं, नॉर्मल पेट्रोलिंग चल रहा है एज यूजुअल। थैंक यू। तो ये थे कुलदीप चौहान साहब जो बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर पेट्रोलिंग वहां पर बढ़ा दी गई है, चूंकि अभी भी कुछ बोट संदिग्ध रूप से भारतीय सीमा में आने की संभावना जताई जा रही है, इंटेलिजेंस इनपुट है जिसके चलते चौकसी बढ़ाई गई है। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, गांधीनगर, IBN7। हमारी खास पेशकश सरहद से समंदर तक में बस इतना ही।
बाकी की खबरों के लिए चलते हैं स्टूडियो मेरे सहयोगी नवजोत और आकाश के पास। बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निशात शम्सी, आपका भी, और साथ ही साथ पवन शर्मा, आपका भी बहुत बहुत